take so much away. हेलो दोस्तों, हिस्ट्रिकल स्टोरी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपको इतिहास में छिपी एक ऐसी कहानी बताते हैं जो किसी ने नहीं बताई होगी। मिस्र की एक ऐसी हसीन तरीन मल्लिका जो दिखने में बेहद खूबसूरत के साथ राजनीति में भी माहिर थी, जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर कौन थी क्लियोपेट्रा? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और इस वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखना। वादा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। क्लियोपेट्रा सप्तम थी या फिलोपेटर 51 से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र के टॉलेमिक साम्राज्य की अंतिम सक्रिय शासक थीं। वह टॉलेमिक राजवंश की सदस्य थीं, जिसकी स्थापना मैसेडोनियन यूनानी जनरल और अलेक्जेंडर के साथ ही टॉलेमी प्रथम सोटर ने की थी। वह टॉलेमी प्रथम सोटर की वंशज थीं। क्लियोपेट्रा की पहली भाषा कोइन ग्रीक थी, लेकिन वह मिस्र की भाषा सीखने वाली एकमात्र झांत टॉलेमी शासक थी। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया, जिसने भूमध्य सागर में अंतिम हेलेनिस्टिक काल के राज्य और उस युग के अंत को चिह्नित किया जो अलेक्जेंडर 336 से 323 ईसा पूर्व के शासनकाल के बाद से चला आ रहा था। माना जाता है कि 58 ईसा पूर्व में मिस्र में विद्रोह के बाद रोम में अपने निर्वासन के दौरान क्लियोपेट्रा अपने पिता टॉलेमी ऑलेट्स के साथ आई थी, जिसने उनकी प्रतिद्वंद्वी बेटी बेरेनिस को अपने सिंहासन पर दावा करने की अनुमति दी थी। 55 ईसा पूर्व में बेरेनिस की हत्या कर दी गई जब टॉलेमी रोमन सैन्य सहायता के साथ मिस्र लौट आया। 51 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा और उनके भाई टॉलेमी ने अपना संयुक्त शासन शुरू किया। हालांकि भाई बहनों के बीच अनबन के कारण खुला गृहयुद्ध छिड़ गया। 48 ईसा पूर्व में ग्रीस में फार्सलस की लड़ाई हारने के बाद रोमन राजनेता पोम्पी मिस्र भाग गए। पोम्पी टॉलेमी का राजनीतिक सहयोगी था, लेकिन टॉलेमी ने अपने दरबारी नपुंसकों के आग्रह पर जूलियस सीजर के आने और अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा करने से पहले पोम्पी को घात लगाकर मार डाला था। सीजर ने टॉलेमिक भाई बहनों के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास किया, लेकिन टॉलेमी के मुख्य सलाहकार पोथेनोस ने सीजर की शर्तों को क्लियोपेट्रा के पक्ष में देखा। परिणाम स्वरूप पोथेनोस की सेना ने महल में क्लियोपेट्रा और सीजर को घेर लिया। सुदृढ़ीकरण द्वारा घेराबंदी हटाए जाने के कुछ ही समय बाद टॉलेमी की नील नदी की लड़ाई में मृत्यु हो गई। क्लियोपेट्रा की सौतेली बहन अर्सिनो चतुर्थ को अंततः घेराबंदी को अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए एफिसस में निर्वासित कर दिया गया था। सीजर ने क्लियोपेट्रा और उसके भाई टॉलेमी 14 को संयुक्त शासक घोषित किया, लेकिन उसने क्लियोपेट्रा के साथ एक निजी संबंध बनाए रखा, जिससे एक बेटा सीजेरियन पैदा हुआ। क्लियोपेट्रा ने 46 और 44 ईसा पूर्व में एक ग्राहक रानी के रूप में रोम की यात्रा की, जहां वह सीजर के विला में रुकी। सीजर की हत्या के बाद कुछ ही समय बाद टॉलेमी की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसने सीजेरियन के सहशासक का नाम 15 रखा। 43 से 42 ईसा पूर्व तक लिबरेटर्स के गृहयुद्ध के दौरान क्लियोपेट्रा ने रोमन सेकेंड ट्रायम्विरेट का पक्ष लिया, जिसका गठन सीजर के पोते और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन, मार्क एंटनी और मार्कस एमिलियस लेपिडस ने किया था। 41 ईसा पूर्व में टार्सोस में उनकी मुलाकात के बाद रानी का एंटनी के साथ प्रेम संबंध हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 बच्चों का जन्म हुआ। उसके अनुरोध पर उसने अर्सिनो को मार डाला, और जैसे ही उसने पार्थियन साम्राज्य और आर्मेनिया साम्राज्य पर अपने आक्रमण जारी रखे, वह धन और सैन्य सहायता दोनों के लिए क्लियोपेट्रा पर तेजी से निर्भर हो गया। अलेक्जेंड्रिया के दान ने क्लियोपेट्रा और एंटनी के बच्चों को एंटनी के विजयी अधिकार के तहत विभिन्न क्षेत्रों पर शासक घोषित किया। यह घटना उनकी शादी के साथ और एंटनी द्वारा ऑक्टेवियन की बहन ऑक्टेविया माइनर के तलाक के कारण रोमन गणराज्य के अंतिम युद्ध का कारण बनी। ऑक्टेवियन एक प्रचार युद्ध में लगे हुए थे। उन्होंने 32 ईसा पूर्व में रोमन सीनेट में एंटनी के सहयोगियों को रोम से भागने के लिए मजबूर किया और क्लियोपेट्रा पर युद्ध की घोषणा की। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में ऑक्टेवियन की सेनाओं द्वारा एंटनी और क्लियोपेट्रा के नौसैनिक बेड़े को हराने के बाद उन्होंने 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर आक्रमण किया और एंटनी को हरा दिया, जिससे उनकी आत्महत्या हो गई। जब क्लियोपेट्रा को पता चला कि ऑक्टेवियन ने उसे अपने रोमन विजय जुलूस में लाने की योजना बनाई है, तो उसने खुद को जहर देकर अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। इस लोकप्रिय धारणा के विपरीत कि उसे एक एस्प ने काट लिया था।
प्रसिद्ध रानी क्लियोपेट्रा ने कला के प्राचीन और आधुनिक कार्यों पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। उनके जीवन और लैटिन कविता के रोमन वृत्तांतों ने उनके बारे में आमतौर पर नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया, जिसने मध्यकालीन और पुनर्जागरण काल में बाद के साहित्य को प्रभावित करना जारी रखा। उनके प्राचीन चित्रणों में रोमन प्रतिमाएं, पेंटिंग, मूर्तियां, कैमियो नक्काशी, कांच, टॉलेमिक और रोमन सिक्के और राहतें शामिल हैं। पुनर्जागरण और बारोक काल के दौरान उन्होंने ओपेरा, पेंटिंग, कविता, मूर्तियां और नाटकीय नाटक सहित कई कार्यों में प्रमुखता से अभिनय किया। विक्टोरियन युग के बाद से क्लियोपेट्रा इजिप्टोमेनिया की एक पॉप संस्कृति आइकन बन गई है और आधुनिक समय में उसे लागू और ललित कला, बर्लेस्क व्यंग्य, हॉलीवुड फिल्मों और वाणिज्यिक ब्रांड छवियों में चित्रित किया गया है। क्लियोपेट्रा मिस्र की टालमी वंश की यवन रानियों का सामान्य प्रचलित नाम। मूलतः यह सिल्युक वंशी अंतियोख महान की पुत्री टालमी पंचम की पत्नी का नाम था, किंतु इस नाम की ख्याति 11वें तालेमी की पुत्री ओलितिज के कारण है। उसका जन्म लगभग 69 ई में हुआ था। उससे पूर्व इस वंश में इस नाम की 6 रानियां हो चुकी थीं। इस कारण उसे क्लियोपेट्रा सप्तम कहते हैं। जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उसे तथा उसके छोटे तौलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी, किंतु राज्याधिकार के लिए कशमकश के परिणाम स्वरूप उसे राज्य से हाथ धोकर सीरिया भाग जाना पड़ा। फिर भी उसने साहस नहीं त्यागा। उसी समय जूलियस सीजर पोंपे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां वह क्लियोपेट्रा पर आसक्त हो गया और उसकी ओर से युद्ध करने को तत्पर हो गया। फलस्वरूप तोलेमी मारा गया और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष देकर मार डाला और रोम जाकर जूलियस सीजर की रखेल के रूप में रहने लगी। उससे उसको एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोम वालों को यह संबंध किसी प्रकार न भाया। अतः सीजर की हत्या 44 ई पूर्व कर दी गई। तब वह मिस्र वापस चली आई। 41 ई पू मार्क अंतोनी भी क्लियोपेट्रा की सुंदरता का शिकार हुआ। दोनों ने शीत ऋतु एक साथ सिकंदरिया में व्यतीत की। रोमनों ने उनका विरोध किया। ऑक्टावियन ओगुस्तस ने उस पर आक्रमण कर 2 सितंबर 31 ई पू को आक्तियम के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। अंतानी भी उससे आ मिला, किंतु सफलता की आशा न देख ऑक्टावियन के कहने पर अंतोनी की हत्या करने पर तैयार हो गई और अंतोनी को साथ साथ मरने के लिए फुसलाकर उस समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां अतानी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया। ऑक्टावियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में न फंसा। जनश्रुति के अनुसार उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। इस प्रकार 29 अगस्त 30 ईन पू उसकी मृत्यु हुई और टालेमी वंश का अंत हो गया। मिस्र रोमनों के अधीन हो गया। क्लियोपेट्रा का नाम आज तक प्रेम के संसार में उपाख्यान के रूप में प्रसिद्ध है। वह उतनी सुंदर न थी जितनी की मेधाविनी। कहते हैं वह अनेक भाषाएं बोल सकती थीं और एक साथ अन्य वेश्य राजदूतों से एक ही समय उनकी विभिन्न भाषाओं में बात किया करती थी। उसकी लोमड़ी जैसी चतुराई से एक के बाद एक अनेक रोमन जनरल उसके आश्रित और प्रिय पात्र हुए। अंतोनी के साथ तो उसने विवाह कर उसके और अपने संयुक्त रूप के सिक्के भी ढलवाए। उससे उसके 3 संतानें हुईं। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप अनुकरण पर अपनी देवी मूर्तियां गढ़ीं। साहित्य में वह इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उसे अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों को उसके व्यक्तित्व से संवारा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।